हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य को, यानी कि इसी क्लास में हम लोग आज गुप्त साम्राज्य को कंप्लीट कर लेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, जो गुप्त साम्राज्य है, इसका टाइम पीरियड की अगर इसके बात की जाए तो 320 से 550 ईस्वी तक का है। और इसके संस्थापक की अगर बात की जाए तो श्री गुप्त हो जाते हैं। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, गुप्त साम्राज्य, इसको देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण राजा हुए, समुद्रगुप्त और दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के लोगों के द्वारा ये संस्कृत की एकता फिर एकजुट हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी को गुप्त वंश की स्थापना की। अब देखिए, अब आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। सबसे पहले देखिए, अगर बात की जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त ही है। लेकिन चंद्रगुप्त की अगर बात की जाए, यानी चंद्रगुप्त प्रथम की, तो वास्तविक संस्थापक हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब श्री गुप्त संस्थापक बने तो ये इतने योग्य शासक नहीं थे। उसके बाद इनके पुत्र घटोत्कच शासक बने। लेकिन जब चंद्रगुप्त प्रथम शासक बने तो ये वास्तविक संस्थापक बने। इसलिए क्वेश्चन दोनों तरह से आ जाता है। अगर संस्थापक पूछा जाए, यानी गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्री गुप्त पे आप लोग टिक करेंगे, या अति लघु उत्तरीय में आ जाता है तो आप लोग श्री गुप्त लिखेंगे। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तब आप लोग चंद्रगुप्त प्रथम लिखेंगे। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए, ये जो काल पीरियड है, यानी कि इसका जो समय है, ये कब से कब तक रहा, तो 320 ईस्वी को गुप्त वंश की स्थापना की और यह वंश करीब 510 ईस्वी तक शासन में रहा। यानी कि मान के चलिए लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया। और इसके जो जो राजा थे, यानी कि जो मुख्य थे, जो सबसे प्रतापी राजा थे, तो उसमें कौन कौन हो जाते हैं? तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाते हैं। समुद्रगुप्त, देखिए हम लोग अभी समुद्रगुप्त को, इनके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि वो बहुत ही प्रतापी राजा हुए हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात की जाए श्रीगुप्त, देखिए श्रीगुप्त के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। शासन काल 240 से 280। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक राजा था। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच शासक बना। देखिए क्या हुआ कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था, और उसके बाद उसका बेटा जो घटोत्कच था वो शासक बना। इस वंश का प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो इसीलिए जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। अगर देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो देखिए महाराज की उपाधि धारण की थी। और इसमें देखिए जितने भी राजा हुए हैं, कोई ना कोई उपाधि उनको प्राप्त हुई है। तो इसलिए जो ये उपाधियां हैं, इनको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए अभी आपने पढ़ा कि श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की, तो महाराज की। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे तो वो भी, जैसे समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की, तो इस तरीके से सभी ने कोई ना कोई उपाधि धारण की। उसके बाद देखते हैं, श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईस्वी में इस वंश का पहला राजा था। यानी कि देखिए, आप लोग डेट में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर आप लोगों को डेट्स चेंज मिलती हैं, वो भी थोड़ी सी चेंज मिलती है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। और मैं जो ये डेट आप लोगों के सामने, मतलब आपके नोट्स में ये है डेट, तो वो राधा प्रकाशन से, आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसे, पहली बात तो इतने कन्फ्यूज़न के क्वेश्चंस आते नहीं हैं जो आपको कन्फ्यूज़न में डाल दे, लेकिन फिर भी मैं बताती चलती हूँ, क्योंकि डेट में हमेशा ज़्यादातर कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आप लोग इसको मान के चलिए कि हो सकता है एक दो, जैसे कि यहाँ पे 240 है, तो कहीं कहीं पे 41 भी देखने को मिल जाता है, तो इस तरीके से। ठीक है ना। तो उसके बाद देख लेते हैं घटोत्कच। घटोत्कच कौन थे? तो श्रीगुप्त के पुत्र।
तो 280 से 316, और इसमें देखिए कहीं कहीं पर 314 भी देखने को मिल जाता है, तो वही चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। तो 280 से 316 ईस्वी राजा रहे, ये श्री गुप्त के पुत्र थे। चंद्रगुप्त प्रथम 316 से 335 ईस्वी के इस वंश के पहले प्रसिद्ध राजा थे, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी तथा एक नए संवत विक्रम संवत को चलाया था। देखिए इन्होंने कौन सा संवत चलाया था, तो विक्रम संवत चलाया था। और जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे, तो चंद्रगुप्त। और इनको उपाधि कौन सी प्राप्त हुई है, तो महाराजाधिराज की उपाधि इनको प्राप्त हुई है। अब देखिए बात कर लेते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में जानेंगे, उसके बाद इन लोगों के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में भी जानेंगे। तो अब देख लेते हैं समुद्रगुप्त। तो 335 से 375 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे। समुद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। ये एक महान योद्धा एवं शासक थे। अब देखिए ये कौन थे, तो समुद्रगुप्त देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगर देखिए सीरियल वाइज अगर बात की जाए तो देखिए श्रीगुप्त संस्थापक थे, उसके बाद घटोत्कच उनके पुत्र थे, और उसके बाद घटोत्कच के बाद कौन हुए, तो चंद्रगुप्त हुए, और उसके बाद चंद्रगुप्त के पुत्र कौन हुए, तो समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त एक महान योद्धा थे, इनके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना। और देखिए स्वर्णकाल, जो आपका गुप्त काल हो जाता है, उसको और किस नाम से भी जानते हैं, तो इसको स्वर्णकाल के नाम से भी जानते हैं, यानी गुप्त काल को स्वर्णकाल कहते हैं। और इस समय आंतरिक कानून व्यवस्था तथा साहित्य का विकास हुआ, ठीक है ना। और भी चीज़ें हुई। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए गुप्त काल में उद्योग धंधे व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई थी, तो इसे इसीलिए क्या कहा जाता था, तो इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। जैसे कि अभी हम लोगों ने इसके बारे में जाना कि वास्तविक संस्थापक किसको जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक जाना जाता है। और इनका विवाह किसके साथ हुआ, तो इनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ, और कुमार देवी का चित्र अंकित है। इन चित्रों को राजा रानी प्रकार का यानी प्रकार का सिक्का कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखिए इनका विवाह किसके साथ हुआ, तो लिच्छवी राजकुमारी यानी कुमार देवी, और इनका जो चित्र है, इन्होंने जो सिक्के बनवाए उस पर अपनी पत्नी और खुद का चित्र बनवाया। तो इस प्रकार के चित्रों को क्या कहा गया, तो राजा रानी प्रकार का सिक्का कहा जाता है। इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे, जिन्हें दीनार कहा जाता था। देखिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सोने के सिक्के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें दीनार कहा जाता था। अब उसके बाद बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, कविराज, लिच्छवी, देहित्र, व्याघ्र, पराक्रमांक समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक था, जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अब देखिए अगर अश्वमेघ यज्ञ के बारे में आ जाता है कि किसने करवाया था, तो समुद्रगुप्त ने करवाया था, ठीक है ना। इन्होंने आर्यावर्त के 9 तथा दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया। इनकी विजयों का उल्लेख है इनके राजकवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है ना। तो प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। यह प्रशस्ति चंपू शैली में है। किस शैली में है, तो चंपू शैली में है, गद्य व पद मिश्रित शैली। एक मुद्रा पर समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए स्थिति दिखाई गई है, यानी कि ये वीणा भी बजाते थे। और देखिए अगर बात की जाए कि जो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, तो इसमें क्या हुआ कि देखिए इसमें इनकी तारीफ की गई है, और समुद्रगुप्त ने कभी उनको कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा है। और इसी वजह से जो ब्रिटिश इतिहासकार हुए हैं, यानी कि बी स्मिथ ने इनके बारे में कहा है, इनको क्या कहा है, तो बी स्मिथ ने इनको कहा है भारत का नेपोलियन, यानी कि भारत का नेपोलियन की उपाधि दी है। किसने दी है, तो बी स्मिथ ने। और किसको दी है, तो समुद्रगुप्त को
भारत के नेपोलियन की उपाधि दी है। और विजय प्राप्त करने के बाद यानी क्या हुआ, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। जब इन्होंने विजय प्राप्त की तो उसके बाद अश्वमेध यज्ञ किया गया और समुद्रगुप्त ने सोने के सिक्कों का निर्माण कराया था। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि सोने के सिक्कों का निर्माण करवाया जिसमें अश्वमेध के घोड़े अंकित हैं। और नेपोलियन यूरोप का एक महान विजेता तथा सेना नायक था और अपने बाहुबल और रण कौशल से फ्रांस की सीमाओं का विस्तार किया और पूरे यूरोप में अपनी शक्ति की धाक जमा दी थी। ठीक है ना। उसके बाद देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, इसलिए इन्हें कविराज भी कहा जाता था। किनके बारे में देखिए, हम लोग किनके बारे में जान रहे थे, हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे थे, यानी इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ठीक है ना। अब देख लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा इसको समझ लेते हैं। तो 375 से 414 ईस्वी तक। उपाधि इनको कौन सी मिली, देखिए जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि जितने भी राजा हुए हैं उनको कोई ना कोई उपाधि प्राप्त हुई है। तो आप लोग जो ये उपाधि है ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनको जो उपाधि प्राप्त हुई थी वो हो जाती है विक्रमादित्य और परम भागवत और शकारी, ये उपाधियां प्राप्त हुई थी। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये कौन थे और कैसे राजा बने। तो देखिए समुद्रगुप्त के बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन जो सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था, रामगुप्त। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी होनी चाहिए। तो जो क्या था, समुद्रगुप्त इनके पिता थे और इनके कई पुत्र थे। तो इनके बड़े भाई का नाम क्या था, तो रामगुप्त था। ठीक है ना। और समुद्रगुप्त के पहले रामगुप्त सिंहासन पर बैठे थे और रामगुप्त क्या थे, एक दुर्बल शासक थे और सिंहासन पर बैठते ही शकों ने उस पर आक्रमण कर दिया था। किस पे आक्रमण कर दिया था, तो रामगुप्त पे। अब रामगुप्त पराजित हो गए और रामगुप्त को कैद कर लिया गया था। शक राजा ने रामगुप्त से अपनी रानी, उनकी रानी का नाम ध्रुव देवी था, तो क्या हुआ कि ध्रुव देवी को समर्पित करने का प्रस्ताव रखा। अब इन्होंने क्या किया, यानी रामगुप्त ने क्या किया, क्योंकि ये कायर थे तो उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो बहुत ही साहसी और वीर योद्धा थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाभी जो ध्रुव देवी थी तो उनका वेश धारण किया और शक राजा के पास रात में मिलने को चले गए। जब शक राजा उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े तो बड़ी चतुरता के साथ किसने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा का वध कर दिया था। और इस तरह से क्या हुआ, इस तरह चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा और गुजरात में शासन कर रहे शकों को हरा दिया था। किसको हरा दिया था, तो शकों को हरा दिया था। अपने देवर चंद्रगुप्त अब क्या हुआ कि उनके जो देवर थे यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जिनको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई है, तो अपने देवर से वो बहुत ज़्यादा मतलब कहते नहीं कि प्रसन्न हो गई थी और उन्होंने अपने पति को छोड़कर उनसे विवाह कर लिया था। तो ये हो जाती है चंद्रगुप्त द्वितीय के ये गद्दी पर कैसे बैठे और इन्होंने किस तरह से शकों को हराया था। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए पहले अभी इसी में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए इनके शासनकाल को भारत का स्वर्णकाल यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके शासनकाल में साहित्य एवं विज्ञान का अभूतपूर्व विकास हुआ। चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त ने शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर मार डाला तथा शकारी की उपाधि धारण की। अब देख लेते हैं प्रमुख रत्न। तो इसमें प्रमुख रत्नों में देख लेते हैं कालिदास। तो कालिदास साहित्य के क्षेत्र में
हैं और इनकी जो रचना हो जाती है वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाती है। उसके बाद वराहमिहिर देखिए जो रत्न है तो ये ज्योतिष के क्षेत्र में, और बृहत संहिता इनकी रचना हो जाती है। उसके बाद रत अमर सिंह हो जाते हैं, क्षेत्र शब्दकोश रचना हो जाती है और रचना देखिए अमर कोश हो जाता है। उसके बाद धन्वंतरी हो जाते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में और आयुर्वेद, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब आपका आ जाता है देखिए कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में जान लेते हैं। देखिए 414 ईस्वी से 455 ईस्वी, तो इनको जो उपाधि मिली वो उपाधि मिली महेंद्रादित्य की। और कुमारगुप्त दूसरे गुप्त शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। देखिए पहला अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था, तो देखिए समुद्रगुप्त ने करवाया था, और दूसरा अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया, तो कुमारगुप्त ने करवाया। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, तो आप लोगों को तो ये याद ही रखना चाहिए। अब अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं, देखिए गुप्त काल में शिक्षा कैसी दी जाती थी, तो मौखिक दी जाती थी, लेकिन उसका जो स्तर था वो बहुत ही उच्च था, ठीक है ना। स्तर जो था वो उच्च था और वहाँ 10,000 देश विदेश के छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे और 1,500 कितने, तो 1,500 आचार्य थे। और यहाँ प्रवेश परीक्षा भी ली जाती थी और आवास की सुविधा भी थी। और नालंदा का विशाल पुस्तकालय 3 खंडों में विभाजित था। लिपिक ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ बनाते थे और अन्य उच्च शिक्षा के केंद्र आपके तक्षशिला हो जाते हैं, विक्रमशिला हो जाते हैं, उदयपुरी और वाराणसी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का देखिए ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा हम और जान लेते हैं, जैसे कि महाकवि कालिदास के बारे में। तो इस युग में देखिए ये क्या थे, इस जो कालिदास थे तो वो नवरत्नों में से थे। अब इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए एक इनके बारे में एक कहानी प्रचलित है जो इनकी मतलब इनके बारे में सच्चाई है, तो उसको जान लेते हैं। क्या हुआ कि महाकवि कालिदास इसी युग में हुए थे। किस युग में हुए थे, तो गुप्त युग में हुए थे, गुप्त काल में, ठीक है ना। कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य की सभा में उच्च विद्वानों में से थे, यानी कि उनको बहुत बड़ा स्थान प्राप्त था और वो नवरत्न कहलाते थे। क्या कहलाते थे, तो नवरत्न कहलाते थे। अब उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए कालिदास किस प्रकार इतने बड़े विद्वान और कवि बन गए, तो इनकी बड़ी विचित्र और रोचक कथा है। उस समय क्या था कि शारदानंद नाम के राजा के विद्युतमा नाम की एक कन्या थी, यानी उनकी एक पुत्री थी। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम विद्युतमा था। क्या नाम था, तो विद्युतमा था, ठीक है ना, विद्युतमा था। और विद्युतमा ने ये मतलब ऐलान किया हुआ था कि मुझे जो शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा उसी के साथ अपना विवाह करूंगी। यानी कि विद्युतमा ने क्या कहा था कि उनको जो शास्त्रार्थ में पराजित कर देगी उन्हीं के साथ वो विवाह करेंगी। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि देश विदेश के पंडित शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे, लेकिन क्या हुआ, जो भी आता उससे पराजित हो जाता और जो है शर्मिंदा होकर वो लौट जाते थे। पंडितों की इस पर बड़ी मतलब क्या हुआ, उनको बहुत बुरा लगता था, तो उन्होंने बदला लेने के लिए सोचा। अब बदला लेने के लिए जब सोचा तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक युवक था वो पेड़ की जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है। तो ये चीज़ जब देखी तो उन्होंने क्या किया, तो कालिदास को अपने साथ लिया और दरबार में पहुंचकर धोखे से कालिदास का विवाह विद्युतमा से करा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊँट का बलबलाना सुनकर युवक यानी जो कालिदास हुए बाद में, वो उन्होंने क्या किया, अचानक से बोल उठे, उट्र यानी उष्ट्र को उट्र बोलते सुनकर विद्युतमा को पता चल गया कि ये महामूर्ख है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया
तुरंत से उनको यानी तुरंत ही राजमहल से उनको निकाल दिया। और अब कालिदास ने क्या किया, देखो उन्होंने अपनी पत्नी से अपमानित होकर उन्होंने क्या किया कि सीधे कालिदास यानी काली के मंदिर में, कालिदास जी जो थे वो काली के मंदिर में गए और अपनी मतलब आराधना में लग गए। अब काली का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ और उन्होंने क्या किया, विद्या अध्ययन यानी कि विद्या को प्राप्त किया, यानी उसको प्रारंभ किया और अपना नाम कालिदास रख लिया। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया, यानी कठिन परिश्रम किया अटूट लगन के साथ। तो कालिदास क्या हुए, संस्कृत के प्रकांड पंडित यानी विद्वान बन गए। अब कालिदास की प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम ये सब हो जाती हैं, क्योंकि देखिए ये जो हैं रचनाएं ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाती हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहानी के माध्यम से भी बताया, क्योंकि आप लोगों को आई होप अच्छी लगी होगी, क्योंकि सभी के बारे में जानना ज़रूरी होता है। कि ये नहीं है कि ये कहानी लिखने को आ जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन सभी चीज़ें जानना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर बात कर लेते हैं तो उनके इसके अतिरिक्त गुप्त काल में कौन कौन सी हो जाती हैं, तो आपकी हो जाती है सारवेड़ हो जाती है, सारवेड़ हो जाती है, विशाखदत्त हो जाती है, वसमही हो जाती है, भैरवी हो जाती है, वसुबंधी हो जाती है, वराहमिहिर और भी जो उच्च कोटि के विद्वान थे जैसे सुबंध ने वासवदत्ता नामक गद्य काव्य का, अमर सिंह ने विख्यात शब्दकोश अमरकोश की रचना की थी। अभी हम लोग और रचनाओं को पढ़ेंगे इसी क्लास में, ठीक है ना, क्योंककि आज हम लोग ये कंप्लीट कर देंगे, गुप्त काल को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद देख लेते हैं स्कंदगुप्त। तो 455 से 465 ईस्वी में इनको उपाधि कौन सी प्राप्त हुई, तो प्रमादित्य की। और इनके समय में हूणों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त चक्रपाली के द्वारा गिरिनार पर्वत पर स्थित स्कंदगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। अब देखिए, अगर अंतिम शासक की बात आ जाए तो कौन, तो स्कंदगुप्त। अब हम लोग देख लेते हैं रचनाएं। अब देखिए, रचनाकार और रचनाएं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा और बाकी आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। और जैसे जो वर्किंग है, कुछ लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और वहाँ पे आप लोगों को फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप चाहे तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आप ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हो जाता है, देखिए कालिदास तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। इनकी जो रचना देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम ये हो जाती हैं। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। विशाखदत्त तो मुद्रा राक्षस हो जाती है, देवी चंद्रगुप्तम हो जाती है। उसके बाद हो जाता है दंडिन, तो काव्य दर्शन, दश कुमार चरित्र हो जाती हैं। उसके बाद है भास, तो स्वप्नवास, वदत्ता, चारुदत्ता, उरुभंग, भारवी, किरातार्जुनियम हो जाता है। वराहमिहिर की पंचसिद्ध धातिका वृहत संहिता हो जाती है। आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम हो जाती है और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र हो जाती है और मृच्छकटिकम शूद्रक हो जाती है, ठीक है ना। और देखिए, हम लोग थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। उससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, देखिए हम लोगों ने कौन सा वंश में पढ़ा था, तो मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण इस तरह का क्वेश्चन जो आपका लघु उत्तरीय होता है उसमें आता है। तो इसमें आपके हो जाते हैं अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी हो जाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है बाह्य आक्रमण हो जाता है। उसके बाद आंतरिक विद्रोह हो जाता है, आर्थिक कठिनाई हो जाती है, सामंतवाद का उदय हो जाता है, सैनिक दुर्बलता हो जाती है और देखिए धार्मिक नीति हो जाती है। ये सब क्या हो जाते हैं, ये गुप्त साम्राज्य के
पतन के कारण हो जाते हैं। और इसके बारे में देखिए जो गुप्त साम्राज्य, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे देखिए इसमें विज्ञान का विकास भी तेज़ी से हुआ। इस युग में क्या हुआ कि ज्योतिष के कई ग्रंथ लिखे गए। जैसे आर्यभट्ट भी इस युग में ज्योतिष शास्त्री, यानी आर्यभट्ट भी इस युग में ज्योतिष शास्त्री थे, जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और वो अपनी धुरी पर घूमती है। उन्हें सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण का ज्ञान प्राप्त था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखा। अब देखिए ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर नामक वैज्ञानिक भी इसी युग में हुए। दशमलव प्रणाली इसी युग की देन है। दशमलव प्रणाली किस युग की देन है, तो गुप्त युग की देन है, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा। गुप्त काल में आयुर्वेद, पशु चिकित्सा और रसायन विज्ञान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और आयुर्वेद का विद्वान धन्वंतरी चंद्रगुप्त के दरबार में ही रहता था। और इसमें देख लेते हैं, आर्यभट्ट ने ये भी बताया था कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य का चक्कर लगाती है। और चीज़ें समझ लेते हैं कि महरौली का लौह स्तंभ वैज्ञानिक प्रगति का एक बेजोड़ नमूना है। वराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। कौन, तो वराहमिहिर। जैसे कालिदास नवरत्नों में से एक थे, उसी तरह वराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दरबार के नवरत्नों में से एक थे। और अगर इस युग की बात की जाए तो इस काल में देखिए जो स्थापत्य कला का विकास हुआ तो बहुत ही हुआ। और इनमें देखिए अनेक मठ, मंदिर और विहार बनाए गए हैं। भवनों के निर्माण में पत्थर, ईंट का प्रयोग होता था। मंदिर के अंदर जो कक्ष में मूर्ति की स्थापना की जाती थी, तो इस तरीके से इसकी एक मतलब चीज़ें बनाई जाती थी। और छत सपाट होती थी। धीरे धीरे शिखर युक्त मंदिर बनने लगे थे और उनके सामने एक सभा भवन भी था, जिसे क्या कहा जाता था, तो मंडप कहा जाता था। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सभा भवन जो होता था उसे क्या कहते थे, तो उसे मंडप कहते थे। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। देखिए गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा, जिसका टाइम पीरियड देखिए 320 से 550 ईस्वी हो जाता है। उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट की। हम लोगों ने देखिए गुप्त वंश के जो संस्थापक थे उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा। उसके बाद प्रमुख रत्नों के बारे में पढ़ा। और देखिए कुमार गुप्त के बारे में पढ़ा, स्कंद गुप्त के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने देखिए रचनाकार और रचनाओं को देखा। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।